हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सेशन में। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स और आज है डे 4। और डे 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यूजीसी नेट जो होने वाला है एग्जाम, अभी तक कोई ऐसी सेंटर लोकेशन वगैरह नहीं आया है। परेशान मत होइए, 2 दिन तक आ जाएगा। और सेंटर और एडमिट कार्ड, ठीक है, 2 दिन तक रिलीज हो जाएगा। फिर पता लग जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ बना है। चलिए, सो पेन और पेपर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो कैलकुलेशन की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके वही हर बार की तरफ, कुछ क्वेश्चन नए होंगे, कुछ क्वेश्चन मोल्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे प्रीवियस ईयर के। हाँ, इसमें बहुत जरूरी है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है। 20 क्वेश्चन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन जो है आपके सामने रखेंगे, और 20 में से देखना कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं। कोशिश करना कि जो ये 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन 18 टू 20 अपने स्कोर रखने की मैक्सिमम है। दैट इज, अगर इतना स्कोर ले लेते हो तो ये आपका सुपर स्कोर है। हाँ, अगर 15 टू 18 तक जा रहा स्कोर, इसको भी हम लोग ठीक ठाक बोल सकते हैं, क्योंकि अब लोग टाइम कम होता है, इमीडिएट आंसर देना होता है, सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। तो फिर भी ठीक है। ठीक है, अगर 12 आता है, 13 आता है, तो थोड़ा सोचने की बात है, तैयारी करने की जरूरत फिर पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितना भी आपका लेवल प्रिपरेशन है इसमें चेक कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी पेन और पेपर की। फर्स्ट 15, जो लास्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो ओपन क्वेश्चन होंगे, वो इजिली आप लोग आंसर दे पाओगे उनके। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट होंगे। चलिए, तो सेशन की तरफ आगे चढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट 5 6 टू 10 तक डिमांड थी कि मॉक टेस्ट 6 से लेकर 10 तक लेके आइए। तो हम लोग दोनों लैंग्वेजेस में इस बार मॉक टेस्ट लेके आए हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आपका अवेलेबल दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और साथ साथ उनका फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो आपको नॉमिनल प्राइस है 259। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और जितने बच्चे थोड़ा इंक्वायरी अगर कर रहे थे कि जो ऑनलाइन बैच नेक्स्ट कब शुरू होने वाला है, नेक्स्ट जो ऑनलाइन बैच शुरू होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, नहीं तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, गिवन नंबर पे आपको साइड में थोड़ा सा कांटेक्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं आज। और क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है सैंपलिंग से है। ठीक है, सैंपलिंग से क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एज इट इज रख दिया। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए, हार्डली आपका 20 सेकंड में या 20 या 30 सेकंड में आंसर बन जाएगा। ठीक है, कि कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट होना चाहिए। आज जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंग्लिश में ही है, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक जो है इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा एज कंपेयर टू हिंदी। ठीक, कोशिश करेंगे फिर भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने की। चलिए, क्वेश्चन ये है कि इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म, अब आपको पेपर 1 में भी ये काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड आर गिवन प्रेफरेंस। अब सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं? सैम्पलिंग मतलब रैंडम सैम्पलिंग या वगैरह। तो सैम्पलिंग, अगर आपका सभी को ईच एंड एवरी यूनिवर्स या फिर ईच एंड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स सबको सेम चांस मिल रहा है सेलेक्ट होने का, फिर वो आपका सैम्पलिंग है। अगर किसी को कम चांस, किसी को ज्यादा चांस है, फिर वो आपका नॉन रैंडम में आ जाता है। ठीक है, चलिए नॉन सैम्पलिंग। सबसे पहले देखते हैं सैम्पलिंग मेथड कौन सा है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेक्ट है, इसमें सबको इक्वल चांस मिलता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन को क्वार्टर्स में बांट देते हैं परसेंटेज वाइज, तो इसमें भी सबको इक्वल चांस ही मिलता है। स्ट्रेटिफाइड भी आपका सैम्पलिंग मेथड है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग को कोटास, एक कोटा फिक्स कर दिया किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, एक के लिए फिक्स हो जाता है लेकिन दूसरे के लिए फिक्स नहीं हो पाता, तो ये नॉन रैंडम है। ठीक है, ये आपका कोटा तो नॉन सैम्पलिंग में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग में बर्फ का गोला होता है ना, जब वो बर्फ का गोला ऊपर से पहाड़ों से नीचे निकलता है ग्लेशियर में से, तो अपने साथ और भी पार्टिकल्स को ज्वाइंट कर लेता है, फिर वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही बात है, जब हम रिसर्चर्स को, ठीक है, एक अपने अपने साथ साथ जोड़ते जाते हैं जिनसे हम लोग इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, तो एक टाइम वो ज्यादा से ज्यादा जो दैट इज नैरोमेरेटर बोलते हैं उनको शायद, ठीक है, जो रिसर्च में काम आते हैं, ठीक है आपके,
तो वो भी जुड़ते जाते हैं आपके साथ। तो ये भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में चाहे अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या ज्योग्राफिकली सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट होता है। तो ये भी आपका सैम्पलिंग मेथड में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ए, बी और ई, ए बी ई, सेकेंड ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग की लिस्ट मिल जाएगी, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। अब चेक करिएगा, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। आपने पढ़ा होगा टाइप 1 एरर और आपने पढ़ा होगा टाइप 2 एरर। ठीक, तो कंडीशन कौन सी हमें ये बता रही है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, डायरेक्ट आंसर इमीडिएट नहीं आएगा आपका, थोड़ा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, थोड़ा सोच लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको यहां समझना है कि टाइप 1 एरर क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। टाइप 1 एरर और दूसरा आप समझोगे कि टाइप 2 एरर। अब ये तो आपको आता ही है, ठीक है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बिल्कुल श्योर है कि आपको आता ही है। अब टाइप 1 एरर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वो ट्रू, मतलब ट्रू को हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। तो इसलिए जो इसका साइन है वो बनता है अल्फा। ठीक है, अल्फा मतलब यहां ए से डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट, सेकंड में जो टाइप 2 एरर है, इसमें क्या होता है, थोड़ा कमेंट करेंगे। टाइप 2 एरर में क्या होता है, करेक्ट, हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं, बल्कि वो क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सब पता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, बीटा से। अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या देखा यहाँ पे, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, फॉल्स को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, तो अब दूसरी सिचुएशन आती है ये वाली, अगर ट्रू है, रिजेक्ट को ट्रू कर रहे हैं, टाइप 1 एरर है। अगर ट्रू को अगर ट्रू को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, ट्रू को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर हम लोग फॉल्स को अगर हम लोग फॉल्स को रिजेक्ट कर देंगे, अगर हम फॉल्स को रिजेक्ट कर देंगे तो सिमिलरली क्या बन जाएगा, माइंड में स्ट्रक कर गया होगा, क्या बनेगा, करेक्ट, 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो रिजेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, 1 माइनस बी। ठीक है, मतलब 1 माइनस बीटा। तो ये चीज देख लीजिएगा, टाइप 1 एरर में क्या आएगा, टाइप 2 एरर में क्या आएगा। और जब ट्रू को एक्सेप्ट करेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, फॉल्स को रिजेक्ट करेंगे तो ये 1 माइनस बीटा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसकी थ्योरी भी दी हुई है, टाइप 1 में क्या आएगा, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। उसके बाद जब हम नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, जो हम लोग यहां डिस्कस किया था, अगर हम लोग ट्रू को एक्सेप्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, और हम लोग अगर जो फॉल्स को रिजेक्ट करेंगे तो 1 माइनस बीटा। ठीक, वही बात है, फॉल्स रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, द करेक्ट इज 1 माइनस बीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, in the multiple linear regression with independent variables the overall regression significance is। अब यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि अभी तक माइंड में आपके स्ट्रक कर गया होगा, अगर आपने समझा है कि ओवरऑल रिग्रेशन, अगर ओवरऑल रिग्रेशन समझा हुआ है तो माइंड में एकदम से आ गया होगा, टेस्ट गिने चुने टेस्ट हैं, उन टेस्ट की कोई रिलेवेंसी नहीं है सिवाय कि आपके रिसर्च के। ठीक है, उनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, सिर्फ रिलेवेंसी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में और आपके रिसर्च वर्क में। ठीक है, बाकी हमारी रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, कहीं यूज नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, एग्जाम क्लियर। अब ये टेस्ट जैसे आपको समझ आते हैं वैसे करो। ठीक है, आपको जितने भी ये टेस्ट हैं, ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस हैं कुछ ना कुछ, कहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज हो रहे हैं, और यहां हमें करना है एग्जाम पास। तो एक एजम्पशन आपने देखी होगी किस टेस्ट की है, ओवरऑल रिग्रेशन। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल
तो इसमें कौन सा सुटेबल रहेगा टेस्ट, वो पूछा गया है। ठीक, आंसर अभी तक आ चुका होगा। जो करेक्ट आंसर है क्या है, एफ टेस्ट। ठीक, और एफ टेस्ट क्वेश्चन ये आएगा कि एफ टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट है या फिर लार्ज सैंपल टेस्ट है। कमेंट करेंगे कौन सा है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट गिवन किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। एफ टेस्ट गिवन बाय फिशर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ टेस्ट इज यूज्ड टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। टू पॉपुलेशन वेरिएंस मतलब S1 स्क्वायर और टू S2 स्क्वायर। नाउ टू सैंपल हैव सेम वेरिएंस, वेरिएंस क्या होंगे, सेम होंगे, S1 स्क्वायर अपॉइंट S2 स्क्वायर, और ये क्या है, एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी है। चलिए यहाँ कुछ ज्यादा डिटेल नहीं करते, आगे चलते हैं। ठीक, तो ओवरऑल टेस्टिंग, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन के लिए यूज किया जाता है एफ टेस्ट। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ एडजस्टमेंट कोएफिशिएंट ऑफ द मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स या मल्टीपल डिटर्मिनेशन, इसमें भी हम लोग एफ टेस्ट यूज करेंगे। अब इसकी ना एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। एफ टेस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज है वहां से ऊपर कभी पूछता नहीं है यूजीसी नेट में। ठीक, तो यहां हमें क्या करना है, जीआरएफ क्वालिफाई करना है और नेट क्वालिफाई करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, in a frequency distribution the standard deviation of which is 20। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 20। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं 20। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज मोर देन मीन बाय 6। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है लेकिन ये मॉडिफाइड है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हुए हैं। ठीक, अगर आपको वैल्यू पता है या फिर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक, वैल्यू तो खैर वहां डिफरेंट थी, फॉर्मूला सेम है। What will be the coefficient of skewness? Coefficient of skewness क्या होगा। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि फॉर्मूला कैसे सेट होगा। तो अगर फॉर्मूला सेट हो गया तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स है, इतना जल्दी नहीं होगा सॉल्व, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। फिर भी हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक, अपने पेन और पेपर से कोशिश करिए आप भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने की। चलिए, तो यहां पे दिया हुआ है हमें स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला अभी तक आपने लिख लिया होगा नोटबुक में, दैट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक, ये लेकिन यहां मोड इल है। मोड क्या है, इल मतलब एलिमिनेट। जब मोड आपका इल होता है या एलिमिनेट होता है या दिया नहीं होता तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला अपनाते हैं। दूसरा फॉर्मूला स्क्यूनेस का ये वाला 3 मीन, दैट इज मीन माइनस मीडियन, मोड की जगह हटा के हम कर देते हैं उसको मीडियन। ठीक, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, ये फॉर्मूला कर देते हैं। अब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद जो मीन हमें दिया नहीं हुआ और मीडियन हमें दिया नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मीडियन इज मोर देन मीन। तो यहां हमने क्या करना है, मीन माइनस मोड, मीन और द मीन माइनस मीडियन। मतलब क्या कह रहा है कि जो मीन की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है वो ज्यादा है और मीन की वैल्यू कम है। कितनी, 6। मतलब कि अगर मीडियन की वैल्यू 10 है तो मीन की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 4 माइनस 10 मतलब -6। तो ये हमारा क्या हो गया, -6 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, करेक्ट 20। तो अभी आंसर आपका इजिली आ गया होगा। ठीक, -18 अपॉन 20। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज 18 20 0.9। ठीक, तो 180 टाइम करेक्ट जाता है 0.9 0.90, जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। माइनस में या प्लस में, ठीक है, माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस। ठीक है, -0.90, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो फॉर्मूला देख लीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व हुआ। चलिए, तो ये कार्ल पियर्सन का मेथड जो हम लोग स्क्यूनेस का यूज करते हैं, वो अगर एब्सोल्यूट मेजर है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, एब्सोल्यूट मेजर मीन माइनस मोड। और अगर मोड इल है, मोड एलिमिनेट है, तो हम लोग 3 मीन माइनस मीडियन यूज कर सकते हैं। और जब कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो कोएफिशिएंट में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो है। लेकिन अगर मोड दिया नहीं है, मोड एलिमिनेट है, फिर ये वाला मेथड यूज करिए, 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मोड अपॉन
मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये यूजीसी नेट 2017 पेपर 2 का, ये मतलब 2017 का जनवरी का, ठीक, क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, आई होप कि आंसर बहुत जल्दी आ गया होगा आपका। मजेदार क्वेश्चन है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टीज से, ठीक, किसने दिया, कब दिया, क्या कुछ है, क्या प्रॉपर्टी है। चलिए आगे चलते हैं। सो पूछ रहे हैं कि द एरिया बिटवीन 1 +1 एंड -1 अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ठीक है, जो 1 यहाँ डिस्टेंस है वो कितना, +1 -1 में कितना। चलिए ऑप्शन आंसर आ चुका होगा, करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। फोर्थ, जिसका भी ऑप्शन 4 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। फिर भी इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। दैट इज कर्व, बेल शेप्ड कर्व है, और बेल शेप्ड कर्व है तो इस केस में, ठीक, जो +1 और -1, +1 -1 का एरिया 68.27, मतलब 68.26 करेक्ट है, ठीक। और ये भी देख लीजिएगा कि सेकंड -2 +2 में कितना है, 95.45। नेक्स्ट उसके बाद +3 -3 में कितना, 99.73%। तो आई होप कि बातें क्लियर हो रही होंगी। तो कोई भी पूछ सकता है, जो 2017 का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था -3 और +3 के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग डेटा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 140। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n कितना है, 140। अर्थमेटिक मीन इज 200। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 200। वेरिएंस इज गिवन, वेरिएंस जो दिया हुआ है, वेरिएंस हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक। वेरिएंस इज 256। चलिए आंसर आपका इजीली बन गया होगा। फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोई नई बात नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार घूमते फिरते आते रहेंगे, ठीक। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला आपने पुट किया है तो अभी तक आंसर आपका आ चुका होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो आई होप कि आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं दिया हुआ, उसकी जगह क्या दिया हुआ है, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप अंडर रूट निकाल लीजिए, 256 का कितना होता है, 16, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 16, मीन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कितना, 200, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज 16/2 मतलब 8, कितना परसेंट, 8%। तो 8 आंसर जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, 8। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, x ऑन y ऑन x, दो रिग्रेशन होते हैं ना। अब ये कहता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ज्योमेट्रिक होता है दोनों का। नेक्स्ट कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लाइज बिटवीन, वैल्यू लाई बिटवीन -1 टू +1, ठीक है। ये तीसरी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, ठीक। तो ओरिजिन से चेंज होता है बट स्केल में चेंज नहीं होता। तो तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक। सो ये भी प्रीवियस ईयर का है थोड़ा, लेकिन मॉडिफाइड है। चलिए राइट आंसर में चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ज्योमेट्रिक मीन है x ऑन y, y ऑन x, ठीक। तो आपने रिग्रेशन लाइन जो हमने किया था, दैट इज bxy मल्टीप्लाई byx, ठीक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ज्योमेट्रिक मीन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब कहता है कि जो वैल्यू है इसकी वो लाई करती है +-1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, +-1 तक ही वेरी करती है।
नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट स्केल। अब ओरिजिन और स्केल दोनों में ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे है, तो इसमें लिखा हुआ है नॉट स्केल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ठीक। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रॉपर्टीज, एक्चुअली प्रॉपर्टी से ही आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बुक्स में प्रॉपर्टी अच्छे से दी हुई है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो कोरिलेशन की वैल्यू सबसे पहले तो ये है कि प्लस माइनस 1 तक वेरी करेगी, -1 टू +1। नेक्स्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब ओरिजिन और स्केल अगर इन दोनों को इंटरचेंज भी करोगे तब भी आपकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपका एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और वैल्यू जो कोरिलेशन की है वो चेंज नहीं होगी अगर आप स्केल और ओरिजिन को चेंज भी करोगे, ठीक है। ये स्केल और ओरिजिन अगर इनको इंटरचेंज भी करोगे तब भी वैल्यू वही रहेगी, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट नहीं था। चलिए, शिफ्टिंग द ओरिजिन और स्केल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी है तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, पेपर की जरूरत पड़ेगी। टू पीपल एक्स एंड वाई अप्लाई फॉर द जॉब। दो लोग हैं एक्स और वाई, एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एक्स इज 4/5। एक्स जो कैंडिडेट है उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं 4/5, 4/5 संभावना है। y जो है उसकी संभावना है 6/, प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है 6/8। चलो, फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम गेट सेलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही सिलेक्ट ना हो, ठीक। पहले हम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही सिलेक्ट हो, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बहुत दोनों की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/8। तो अभी आपका आंसर शायद आज को आ भी चुका होगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या है ये पता लग गया होगा। सो 24 बाय, दैट इज 24/40, ठीक है। और अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। हालांकि 3/5 भी हो सकता है, ठीक। तो 6/10 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हालांकि इसको और मॉडिफाई करेंगे तो 3/5 भी हो जाएगा। चलिए, सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही सिलेक्ट ना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी थी उसको कर देंगे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज इज 320। एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज कितना है 320। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज 180 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 50, देन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हालांकि स्क्यूनेस का क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक। स्क्यूनेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए, तो पहले फॉर्मूला सेट करते हैं, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर राइट है फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, इस स्क्यूनेस फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। क्या फॉर्मूला है स्क्यूनेस फाइंड आउट करने का, ठीक है। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है। चलिए, सो मीन की वैल्यू क्या है, मोस्ट जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है 320। मोड, मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है वो होती है मोड, ठीक। कितना है 180, और स्टैंडर्ड डेविएशन साफ साफ दिया हुआ है 50, ठीक। तो आई होप कि आंसर आ गया होगा। 320 मल्टीप्लाई 180 कितना हो 120 प्लस 20 140, ठीक है। 140 डिवाइड बाई 50, ठीक। कितना 14/5, 14/5, तो 10 टू टाइम, उसके बाद रिमेनिंग रहता है 4.0, दैट इज 2.8। सो 2.8 जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा इजी रहते हैं, ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्लासिफाई और सेटिस्फाई ओनली टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसमें से कौन सा मेथड है कि जो सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट को ही फॉलो करता है, बल्कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। सो सर्कुलर टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर, ठीक है ये वाला, दैट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तीन ही टेस्ट है, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर। तो तीन में से भी दो इंपॉर्टेंट है, एक टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? करेक्ट, मार्शल एजवर्थ जो मेथड है ये सिर्फ सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को, बट नॉट सेटिस्फाई अदर टेस्ट, जैसे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसको। चलिए थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन रैंडमली आ जाता है, तो इसलिए आप जरूरी है कि इस क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक, टाइम रिवर्सल टेस्ट में जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी, हालांकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है फिशर के द्वारा, मार्शल एजवर्थ के द्वारा, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और एक कैली मेथड। ठीक, उसके बाद जब हम फैक्टर रिवर्सल में चलेंगे तो ये सिर्फ सेटिस्फाई होता है फिशर इंडेक्स के द्वारा। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई कौन सा मेथड करता है। ठीक, तो कौन सा इंडेक्स करता है? फिशर का इंडेक्स, दोनों। ठीक है, दोनों टेस्ट को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्या करें? क्वेश्चन इजी है, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कोर को बूस्टअप करेंगे। ठीक है, मान के ये चलो 20 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस इजी रहेंगे ही रहेंगे, ये मान के चलो आप। ठीक, उसमें से ये क्वेश्चन एक है। अब इजी क्वेश्चन ही आपका स्कोर बूस्ट करते हैं, क्योंकि वो तो सबने ही ठीक किए हैं, आपके साथ साथ जितने और बैठ रहे हैं वहां एग्जाम देने, सबने ठीक किए हैं। अगर गलती से भी ऑप्शन करेक्ट आपका गलत हो जाता है तो आपका लॉस है ये। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ में लास्ट में ना, कट ऑफ में कुछ ही नंबर से रह जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन और मीन मोर देन मोड। ठीक है, क्या ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली सिर्फ एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पूरे आपके 6 हैं। अब इसमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है पीजीटी लेवल पे कि इसमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। ठीक, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। 6, रेंज, उसके बाद क्वार्टिल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशन और लॉरेंज कर्व। ठीक, ये। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है? एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग है। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन दैट इज हम लोग इसको मेजर करते हैं एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट से। और मीन मोर देन मोड, कौन सा? स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूड। अगर आपके 2-3 में मैच होते हैं ना तो आंसर आपका वही बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट का कितना हुआ? फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3 सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक, और जो लास्ट है उसका क्या है? 1। तो फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फिशर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स इज कॉल्ड आइडियल बिकॉज। फिशर का जो मेथड है वो आइडियल है, सबसे बढ़िया मेथड है। क्यों बढ़िया मेथड है इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का? ठीक, फिशर का जो मेथड है क्यों आइडियल है? चलिए थोड़ा सा इक्वेशन पढ़ लीजिए, फिर आपका आंसर जो है कमेंट करिएगा। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नंबर वन कह रहे इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, पहले भी हमने किया था, ये वही चीज है, ज्योमेट्रिक मेथड है, बिल्कुल करेक्ट है। और ज्योमेट्रिक मेथड एक बेस्ट माना जाता है इंडेक्स नंबर के लिए। नेक्स्ट है इट सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, ये भी करेक्ट है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इट टेक्स ओनली इनटू अकाउंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटीज, मतलब अगर हम बात करें सिर्फ बेस ईयर यहां ऐड कर देते हैं, बेस ईयर, ये सिर्फ क्या लेता है? बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी की ही स्टडी करता है। चौथा है इट इज अनबायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड है। चलिए
तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये दोनों को ही, बेस ईयर को भी और करंट ईयर को भी, लास्ट ईयर मेथड को भी और पास्ट ईयर मेथड को भी, दोनों को एक साथ लेके चलता है। ठीक है, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों। इट इज अनबायस्ड, ये बायस्ड नहीं है, एक तरफा नहीं है। ठीक, मतलब पास्ट की भी स्टडी करता है, बेस ईयर की और करंट की भी, तो अनबायस्ड है। ठीक, तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ठीक, और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया, सेम क्वेश्चन है लेकिन हाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कोई नहीं, इसका भी आंसर दे दीजिए, जो भी आंसर बनता है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन ज्योमेट्रिक करेक्ट है, कोरिलेशन प्लस माइनस करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन ये है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सिर्फ एक ही ऑप्शन बदला हुआ है, बाकी दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक, चलिए तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, तो 1 2 3 फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन है, गिवन अर्थमेटिक मीन इज 150, मोड इज 120 एंड मीडियन विल बी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपका ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है, आपको फिर मास्टर में भी पूछा जाता है, और आपके पीजीटी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बाकी घुमा फिरा के आपको पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ मोड के फॉर्मूले से ही ये सब आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मोड का फॉर्मूला जो है वो याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, हालांकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों का आंसर अभी आ भी गया होगा। ठीक, सो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मोड की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी दी हुई है 120। 3 मीडियन, ठीक है, मीडियन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और मीन की वैल्यू दी हुई है कितना? 150। आगे सॉल्व करते हैं। 120 इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 से कितना आएगा? करेक्ट, 300। ठीक, तो ये हो गया 3 मीडियन, और उधर जाके उसको हम क्या कर देंगे? प्लस, तो ये हो गया 420। तो m इज इक्वल टू 420 बाई 3। ठीक है, 42 डिवाइड बाई 3 कितना है? 14। सो हमारा हो गया 14, मतलब 140। तो मीडियन की वैल्यू 140 करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन खैर इजी है, आई नो दैट, लेकिन आता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इजी है बार बार आता है, इसीलिए भी हम लोग इसको यहाँ ऐड कर दिए। ठीक, तो करना क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। कुछ नहीं देखना है इसमें, स्केल देखना है। ओरिजिन और स्केल दो चीज होती है ना, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। तो ये चीज देखना है जिसमें वेरिएबल फैक्टर लगा हुआ है, जिसमें दो वेरिएबल फैक्टर लगे हुए हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्योंकि जो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट किया था, बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स। ठीक, ये है, तो दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ये, सो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2.7। ठीक, तो ये आएगा 0.81। तो 0.81 का अंडर रूट कितना? 0.9। ठीक, 0.9। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, 0.9 का। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेता है। चलिए क्या आंसर होगा कि अगर यहाँ पे वैल्यू 0.4 होगी, और अगर यहाँ पे वैल्यू 0.4 और इधर वैल्यू 0.9, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, अब क्या होगी? कमेंट करिएगा। चलिए वही चीज है बार बार। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला बेसिक फॉर्मूला। चलिए अब 16 जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोल रहे हैं अ कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 टाइम टॉस किया,
उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन हेड इज अटेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक हेड तो आए, ठीक, कि एक हेड तो उसमें एटलीस्ट आए, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा, एक बार हम लोग थोड़ा मेथड देख लेते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। 3 टॉस किए, हो सकता है एक में हेड 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 आए तीनों में, ठीक है। हो सकता है कि एक में हेड फिर टेल टेल हेड, ठीक है। ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो चेक करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटीज आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ सकती है, हेड 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 भी आ सकता है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल, ठीक है। इतनी प्रोबेबिलिटीज है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, टोटल ये है। अब कह रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जिसमें एटलीस्ट वन टाइम हेड आ रहा है। अब देखो वन टाइम हेड, एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है। तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी, इन सब में वन वन टाइम हेड, चाहे किसी में वन हो, किसी में टू हो, थ्री हो, लेकिन उसने पूछा है एटलीस्ट वन टाइम, ठीक। तो सिर्फ एक है ऐसा जिसमें हेड नहीं आया, ठीक। मतलब टोटल आउटकम हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी m अपॉन n। तो m क्या है, आपके फेवरेबल केसेस कितने आए, 7, और टोटल केसेस कितने हैं, 8। तो 7/8 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा इजी आएंगे अभी, जो जो भी नेक्स्ट है, मेन एंड वेरिएंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, ठीक है। मीन और वेरिएंस दोनों के बराबर किस केस में होते हैं, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस इक्वल। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, मैं भी जानता हूँ बहुत इजी है, ठीक, पर लेकिन आ जाता है रिपीटेड फॉर्म में, ठीक है। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। सो करेक्ट आंसर अब्राहम डी मोविर। कब दिया था, याद है ये कॉन्सेप्ट कब दिया था। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछ रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरिएंस। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका बेल शेप्ड, इस बेल शेप्ड में, इस बेल शेप्ड में मीन की वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज अगर आपने की है तो प्रॉपर्टीज में से ही आपका आंसर अभी बन गया होगा, ठीक। कितना करेक्ट, मीन की वैल्यू 0 और वेरिएंस कितना 1, ठीक है। तो 0 1 जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन लास्ट की तरफ। क्वेश्चन लास्ट में जो है आपका ऐसा क्वेश्चन है जो चांसेस इसके एज इट इज क्वेश्चन आने के ज्यादा होते हैं, कुछ फेरबदल नहीं करते। यूजीसी नेट क्या करते, यूजीसी वाले क्या करते हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई होती है किसी प्रोफेसर को कि पेपर बनाने की, इकोनोमेट्रिक्स का या फिर स्टैटिस्टिक्स का। तो उनको क्या होता है, कुछ टारगेट ये होता है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करने ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये टेबल उठा के बार बार आता ही है, ठीक है। तो इसका चेक कर लेना, ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा दिखेगा ये आपको ये। चलिए तो देख लीजिए कि किस किस टाइप का आपको आंसर, किस टाइप का क्वेश्चन या फिर आंसर आ सकते हैं नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में। चलिए फाइंड आउट करते हैं राइट आंसर, जो भी ऑप्शन है थोड़ा सा कमेंट करेंगे, जो पहले मैच होते हैं उनको पहले मैच करो। चलिए कंटिजेंसी टेबल सीधा रिलेटेड है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट थोड़ा बताना, पैरामेट्रिक टेस्ट है या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा ये। चलिए यूनिट रूट टेस्ट हम लोग इसको यूज कर लेते हैं स्टेशनरिटी के लिए। नेक्स्ट है फिशर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन, और उसके बाद ग्रेंजर टेस्ट, ठीक है, ग्रेंजर का कैजुअलिटी टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और ग्रुप में, जैसे ये है ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक। तो फर्स्ट का हो गया 3, ठीक है, फर्स्ट का 3, तो 3 तो एक ही में है, आपका आंसर यहीं आ गया। सेकंड का हो गया 1, उसके बाद 4 2, ठीक है, 1 करेक्ट है। तो कहने वाली बात ये थी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में आते हैं, तो ज्यादा बर्डन इतना मत दीजिए
अपनी जो तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए। बाकी कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे वो इजी थे, और कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन बेस्ड थे, ठीक। तो देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं इस सेशन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डे 5। इसमें हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के जितने भी एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, ठीक है वो। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।